हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम डोमेन्स एंड रेंज फंक्शंस की जो है उसका पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस देखे और हमने ये समझा कि कैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में आप डोमेन कैसे निकालते हैं। और बिल्कुल हमने अलग अलग फंक्शंस में अभी रेंज के भी क्वेश्चंस करना शुरू किए हैं। बट डोंट वरी, आज के लेक्चर में हम रेंज को और एक्सटेंड करेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे और सिमिलरली एक और पार्ट में हम और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो रेंज को अभी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इससे आपके दिमाग के बहुत सारे तार खुलेंगे। दिल के तो नहीं, दिमाग के ऑब्वियसली बहुत सारे तार खुलेंगे। दैट वाज बेसिकली आप गलती से निकला। सो फाइनली मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि आपके दिमाग के तार खोलने में, आपकी एक्चुअली सोच को डाइवर्स करने में या एक्चुअली अप्रोच बदलने में, मतलब कि कैसे कैसे चीज़ें सोची जा सकती है या कैसे कैसे चीज़ें बन जाती हैं या कैसे कैसे चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करवाने में हेल्प करेगा ये पार्ट 3 और पार्ट 4, जहाँ पे हम सोचेंगे कि रेंज के लिए क्वेश्चंस को कैसे अलग अलग तरीक़ों से सोचा जाता है। तो लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई होप यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। तो समझिएगा स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है कि हम इंश्योर करते हैं कि हम हर चैप्टर के, हर टॉपिक के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं। उन थ्योरी के ना सिर्फ हम वीडियोस बनाते हैं, पर उनमें काफ़ी सारे कंसेप्चुअल एप्लीकेशंस यानी इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स भी रखते हैं, सो दैट वी कैन इंश्योर कि जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वहीं आपको हाथों हाथ सिखाया जा सके। दिस इज़ वॉट we ensure at Magnet Brains, and absolutely this is all done at free of cost. This all is presented in front of you at free of cost. There is no cost, right? And yes, of course, हम इंश्योर करते हैं Magnet Brains पर कि आपको जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाता है उसकी DPPs प्रोवाइड की जाए। तो ये DPPs आपको Magnet Brains की वेबसाइट्स पर या इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। और सबसे ज़रूरी बात, ना सिर्फ वो DPPs आपको प्रोवाइड की जाती हैं बल्कि उनके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मौजूद करवाए जाते हैं। कि आपको इस बात की रेलेवेंस समझ आ रही है कि ना सिर्फ डीपीपी बल्कि उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस, मतलब डीपीपी सॉल्व करने के बाद आप एक्चुअली देख सकते हैं कि क्या इसको सॉल्व करने के, इन क्वेश्चंस को समझने के या फिगर आउट करने के और भी अलग तरीके, बेटर तरीके हो सकते थे, तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड येस ऑफ कोर्स, हम मैग्नेट ब्रेन्स पर इंश्योर करते हैं कि जब आईआईटी जेईई मॉड्यूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर चैप्टर पर मिनिमम 500 क्वेश्चंस बाय ऑल मीन्स प्रैक्टिस करवाएं ताकि फाइनली आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। एंड येस ऑफ कोर्स, हम इंश्योर करेंगे कि हम पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चंस करें। जैसा हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम की साइकी समझने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को देखना। तो जितना ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या देखेंगे, उससे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उस एग्जाम को लेकर कि हाँ, ये एग्जाम एग्जैक्टली क्या है, इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस के भी हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। एंड ऑफ कोर्स, इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, वो लिंक होगा आस्क मी योर डाउट। आप आस्क मी योर डाउट पर अपने सारे डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे ही सारे डाउट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक लाइव लेक्चर में आपके सारे डाउट्स भी एड्रेस कर दिए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपके सारे डाउट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी एक्नॉलेज्ड और एड्रेस्ड। सो आपके डाउट्स भी सारे रिजॉल्व होंगे, सो उसकी भी चिंता मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपके वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज मिलेंगे, मतलब आप अगर अपने चैप्टर की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि अपनी चैप्टर पे आपने कितनी अच्छी कमांड डेवलप कर ली है, तो वो भी आप एसेस कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि उस चैप्टर की जो आपकी तैयारी करवाई जा रही है और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कितनी अच्छी या कितनी शानदार चल रही है, ये भी आप पता कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, हम इंश्योर करेंगे कि आपको वक्त वक्त पर आकर अलग अलग चीज़ों को लेकर गाइडेंस या जो भी नोटिफिकेशंस या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी टाइमली आपको देते रहें। कोई भी परेशानी है तो वो भी रिजॉल्व होती रहे और उन्हें भी हम एड्रेस और एक्नॉलेज करते रहें। इस बात को भी हम अश्योर करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर इन लेक्चर्स के थ्रू, राइट। एंड ऑफ कोर्स, एक और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स कि हम चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी हर चैप्टर का एक कंप्लीट, एक वन शॉट रिवीजन, उसमें वापस से हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, एक क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि जो सब आपको पढ़ाया गया है, अगर वहाँ कुछ आपके हाथों से गलती से कुछ मिस हुआ है तो एक बार और आपके पास मौका होगा उस रिवीजन शॉट के थ्रू आप उसे फिर से एक बार देख लें ताकि एक क्विक रिवीजन में आपका ओवरऑल चैप्टर वापस से कंप्लीट हो जाए, है ना। और सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। यानी आप आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के एक्चुअल मॉक्स दे पाएंगे ताकि आप अपनी एग्जाम को और स्ट्रेटेजाइज कर पाएँ और अपने स्कोर को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज या बेहतर बना पाएँ। सो दिस इज़ वॉट
मैग्नेट ब्रेन्स डिलीवर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी चार्जेस के। तो प्लीज़ इसके ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को अवेल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं और अब हम आते हैं हमारे फाइनली लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में अब हम वापस पढ़ने वाले हैं रेंज वाले क्वेश्चंस। क्या आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस एज एन होमवर्क आपको देकर जा रहा हूँ। तो जो होमवर्क आपको दिया था उसमें पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्या याद है? बहुत ही ट्रिकी सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी कि कैसे कैसे चीज़ें इमेजिन की जा सकती है, सोची जा सकती हैं। उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। अगर आपको ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर या सोल्यूशन देखना है तो इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में हमने उसे डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम शुरुआत करेंगे इन दोनों क्वेश्चन से जो मैंने आपको एज एन होमवर्क सॉल्व करने को दिए थे। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपने सॉल्व किए हैं और ट्राई किए हैं क्वेश्चंस। अगर नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, और अगर सॉल्व कर लिए हैं तो जल्दी से मैच करिए कि क्या आपका आंसर फाइनली मैच हो रहा है। तो अल जस्ट अलग हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप पॉज कर लीजिए और ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चंस ट्राई किए। अब हम देखते हैं साथ में कि दोनों क्वेश्चंस कैसे ट्राई किए जाएंगे वन बाय वन। तो हम पहले बी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब बी क्वेश्चन में क्या लिखा है वो समझते हैं। बी क्वेश्चन में लिखा है 2e⁻x, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन बी है वहाँ पर फंक्शन जो डिफाइंड है वो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो लिखा हुआ है 2 टाइम्स e⁻x डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स e⁻x प्लस 5। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 टाइम्स e⁻x प्लस 5। सो ये ओवरऑल आपका पूरा एक्सप्रेशन है, राइट। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे सोचेंगे या कैसे वर्कआउट करेंगे, ये हमारा मसला है। तो क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान सा तरीका है। अगेन मैं क्या करूँगा, मैं वही अप्रोच यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर अभी ये फंक्शन y जो है या f(x) जो है वो x की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करूँ। कोशिश करते हैं, देख लेते हैं, बात बन जाएगी तो बन जाएगी। तो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला थॉट जो दिमाग में आ रहा है कि मैं f(x) को y से रिप्लेस कर देता हूँ। एक स्टैंडर्ड सी टेक्निक है क्लास कि f(x) को आप y कह सकते हैं, y ही कहते हैं रादर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अगर मैं सोचूं चीज़ें तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस डिनोमिनेटर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 3y e⁻x प्लस 5y, और राइट हैंड साइड हमें क्या दिख रहा होगा स्टूडेंट्स? वो दिखेगा 2 टाइम्स e⁻x। आई होप ये आपको एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं काम करता हूँ ये 2 e⁻x को इस तरफ लेकर आता हूँ और 5y को उधर लेकर जाता हूँ। देखते हैं क्या होगा उससे। जैसे ही हमने ऐसा किया तो ध्यान से सुनिए कि रादर एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं, कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मतलब वो माइनस साइन वाला एक कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाएगा। तो 3y e⁻x को मैं उधर लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा 5y, जिसे मैं इस तरफ लिख देता हूँ। और जब 3y e⁻x आप उधर लेके जाएंगे तो वो होगा 2e⁻x माइनस 3y e⁻x। क्या आपको दिख रहा है? मैं e⁻x कॉमन ले सकता हूँ, और जैसे ही हम e⁻x कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप e⁻x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 माइनस 3y, है ना। तो ध्यान से देखिए, अब जब आप e⁻x कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचता है 2 माइनस 3y, और जिसे आप किसके इक्वल लिख देंगे स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड पे हमारे सामने जो चीज़ें हैं दैट्स क्लियरली 5y। तो यहाँ पर है 2 माइनस 3y और यहाँ पर है 5y। तो ये जो होगा ये होगा 5y। क्या आपको समझ आ रहा है? मैं काफ़ी क्लोज हूँ x को, मतलब x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करने को लेकर। फाइनली मैं इस बात पे आता हूँ कि सर मैं अगर e⁻x को यहीं रखूँ तो मैं लिख पा रहा हूँ 5y डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 माइनस 3y। सो दिस इज हाउ द थिंग्स लुक लाइक। बट सर प्रॉब्लम है, हम तो x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, आपने अभी e⁻x लिखा है। तो क्या e⁻x को वर्कआउट कर सकते हैं? चलो एक सजेशन देता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपको याद आ रहा है लॉगरिथम हमारे बहुत काम आता है। एक बेसिक सा सजेशन, लॉग बेस ई पर ले लीजिए, नेचुरल लॉग ले लीजिए। देखो क्या होगा अगर मैं नेचुरल लॉग लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही आप नेचुरल लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग e⁻x एट बेस ई। सो हमने नेचुरल लॉग लिया है, और यहाँ पर अगर मैंने लॉग लिया होता तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई ऑब्वियसली, और जो अंदर वैल्यूज़ हम पास करेंगे लॉग को वो होंगी 5y अपॉन दिस विच इज़ 2 माइनस 3y। आई होप आपको समझ आ रहा है मैंने क्या किया। मैं फाइनली x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जिससे अब मैं क्या सोचूंगा, अब मैं सोचूंगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है।
क्योंकि इस फंक्शन के डोमेन में अब बेसिकली हम y की वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे, और अगर आप y की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली ये पता कर रहे हैं कि उस फंक्शन की रेंज क्या है। क्या आपको ये प्रोसेस समझ आ रही है? हालांकि मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं इसके डोमेन को इंटैक्ट रखूँ, मैं इसके डोमेन में कोई छेड़खानी ना करूँ। हम डोमेन के बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर तो कुछ चेंजेस नहीं है। तो सर मुझे एक फाइनली ये चीज़ दिख रही है कि अगर ये e⁻x है, सो x को मैं फ्रंट में ला सकता हूँ और log e बेस e 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, x इधर फ्रंट में आ जाएगा, log e बेस e 1 हो जाएगा। अब जो चीज़ें बचेंगी वो क्या होगा, देखिए log ऑफ 5y अपॉन 2 माइनस 3y। आई होप आपको दिख रहा है ये कितना बच रहा है क्लास, log ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, log ऑफ 5y अपॉन क्लियरली आई थिंक 2 माइनस 3y, येस इट्स 2 माइनस 3y। अब सर एक बात हमें शायद प्रॉब्लम दे सकती है इस फंक्शन की डोमेन, अब पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए, इस बात पर हम वापस आएंगे, बट पहले मैं इस चीज़ की गारंटी लेना चाहता हूँ कि सर यहाँ तो आपने कोई गड़बड़ नहीं की। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं की का मतलब होगा स्टूडेंट्स की, जल्दी से देखिए, मैं इस वाले पार्ट पर बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। क्यों होगा, देखो मुझे कंसर्न होता है कि हम अगर ऐसे एक्सप्रेशन में, मगर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इसकी डोमेन निकालने की कोशिश करूं तो डोमेन क्या होगा, सर एक्स की क्या क्या वैल्यूज पास करते हो आप, तो एक्स की सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पास कर दो, e⁻x को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि e⁻x एक सॉर्टेड सा फंक्शन है, मतलब वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। तो e⁻x विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, ऑल्दो एक छोटा सा इशू है कि ये समथिंग अपॉन समथिंग यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है। तो मुझे ये बात और इंश्योर करनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, मतलब मुझे ये चीज़ और इंश्योर करनी पड़ेगी कि सर ये 3e⁻x प्लस 5, 3 टाइम्स e⁻ प्लस x प्लस 5 जीरो ना हो। इसका मतलब सर e⁻x जो है वो कभी भी -5/3 ना हो। तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप फिर से ग्राफ को देखें तो क्या आपको एक क्लिक नहीं हो रहा है सर कि y वैसे भी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब e⁻x जो फंक्शन है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही होता है, और अगर ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर है तो कहना है इसे ये एनीवे नेगेटिव नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ ये बात तो वैसे ही ट्रू है कि e⁻x जीरो नहीं होता सर, नेगेटिव तो बड़ी दूर की बात है। तो फाइनली मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहता है, तो एनीवे पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इसकी डोमेन की बात कर रहे थे सर, तो x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई करिए, e⁻x एक बहुत सॉर्टेड सा फंक्शन है, और डिनोमिनेटर के जहाँ तक जीरो होने का सवाल है तो वो भी नहीं हो रहा है, तो बड़ा मसला सुलझा हुआ सा है, यहाँ पर कोई परेशानी हमें तो नहीं है। तो सर अब फाइनली अगर मैं क्वेश्चन पर आता हूँ तो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया था वो कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन है, और अब जो मुझे दिख रहा है मैं इस एक्सप्रेशन की डोमेन निकालूंगा। अब मैंने x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, और जब मैं इस एक्सप्रेशन की डोमेन निकालूंगा तो इनडायरेक्टली मैं इस एक्सप्रेशन की रेंज ही तो निकाल रहा हूँ, मतलब इस एक्सप्रेशन की रेंज तो नहीं बट हमारे क्वेश्चन की रेंज ही तो निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो y की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वही तो हमारी रेंज होती है। तो अब मैं डोमेन की फॉर्म से या डोमेन के अप्रोच से रेंज निकाल रहा हूँ, यही हमारा वो पॉइंट है जिसे हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस पार्ट को सॉल्व करना, और देखते हैं कि इसे कैसे समझेंगे। सर मुझे दिख रहा है, जहाँ तक मुझे याद है सर, लॉग का अगर मैं ग्राफ याद करूँ सर, अगर मैं लॉग का स्टैंडर्ड सा ग्राफ याद करूँ तो मुझे जितना याद है लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है सर। अगर हमारा बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो ये लॉग का ग्राफ है। तो सर मुझे जो याद है वो बातें ये याद है कि सर जो x है ना वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, 0 के इक्वल में नहीं होता है, 0 से हमेशा बड़ा ही होता है। आई होप ये बातें आपको पता है, ये बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है क्लास कि अगर आप log x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमेशा log x के अंदर जो x होता है सर वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यही बात को अगर मैं यहाँ पर सोचना चाहूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि log के अंदर आपने सर जो, अच्छा बेस को लेकर तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बेस तो हमारा नेचुरल बेस है तो वो तो एनीवे ई ही है। बस हमारी ये जो log के अंदर वैल्यू आपने पास की है, क्या पास की है सर, आपने पास की है 5y अपॉन व्हाट हैव वी पास हियर 2 माइनस 3y। सर ये जो वैल्यू है ये होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, है ना, इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सर आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो, अच्छी बात है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं 5 हटा सकता हूँ क्या, बिल्कुल हटा सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ी देर के लिए 5 हटाएं इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। तो 5 जैसे ही हटा, मतलब 5 से डिवाइड किया इधर उधर, तो अपने साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा क्लास, ये क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 माइनस 3y टू बी ग्रेटर देन 0। मैं इसको थोड़ा वेवी कर्व मेथड की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसमें से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर मैं 2 माइनस 3y में से नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 3y माइनस 2। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लेके मल्टीप्लाई किया तो डू यू नो कि सर ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा।
आई होप ये बड़ी आसान सी बात है। सर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में से 3 कॉमन ले लेते हैं और उसको उधर भेज देते हैं, 0 के पास भेज देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से सर आप 3 कॉमन लेंगे तो बड़ी एक अच्छी सी चीज़ हो जाएगी, वो ये कि हो जाएगा y - 2/3। तो सर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा सा बन गया है। क्या आपको अब ये वेवी कर्व मेथड के काफ़ी क्लोज दिख रहा है? आई होप आपको ये पूरी ऑपरेशन समझ आई। हमने क्या क्या किया, हमने 5 को उधर लेके गए 0, हमने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा y - 2/3। तो यहाँ पर फाइनली ये y/y - 2/3 जैसा कुछ बचेगा। तो मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं। और अब अगर मैं वेवी कर्व मेथड सोचूं तो मुझे जहाँ तक याद है वेवी कर्व मेथड में ये होता है आपका -∞ होता है इन्फिनिटी। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आप यहीं से सोच सकते हो, अगर आप अब आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ पर चीज़ें प्लॉट कर लीजिए। एक वैनिशिंग पॉइंट होगा 0 और 2/3 वैनिशिंग पॉइंट नहीं होगा क्योंकि 2/3 डिनोमिनेटर में है। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो 2 पॉइंट्स आएंगे क्लास, एक होगा 0 और एक होगा 2/3। बस मैं ये इंश्योर करूँगा कि 2/3 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। अच्छा इक्वल टू 0 नहीं है तो मैं इस 0 पर भी वैनिशिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे 0 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है। अब अगर मैं चीज़ें सोचने की कोशिश करूँ स्टूडेंट्स तो बातें बड़ी आसान सी हैं। क्यों आसान सी हैं सर? आप निकालिए सर कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कब है। तो मैं काम करता हूँ 0 से छोटी कोई वैल्यू ट्राई कर लेता हूँ, लेट्स से -5। तो -5 यानी नेगेटिव, -5 - 2/3 यानी वो और नेगेटिव। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला जोन हो जाएगा पॉजिटिव, तो सर ये वाला जोन हो जाएगा नेगेटिव और ये वाला जोन भी हो जाएगा पॉजिटिव। यानी आप कह रहे हो सर कि हमें जो ये <0 चाहिए वो 0 से 2/3 के बीच है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 2/3, क्योंकि 0 इक्वल नहीं हो सकता और 2/3 पर वो नॉट डिफाइंड है। तो फाइनली जो y की वैल्यू आ रही है सर, फाइनली जो y की वैल्यू आ रही है वो होंगी सर 0 से 2/3। क्या आपको ये सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? इस सोल्यूशन का क्या मतलब है? इस सोल्यूशन का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन है, इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन है यानी y की जो वैल्यूज़ हैं वो है 0 से 2/3। x के साथ तो कोई इशू था ही नहीं क्योंकि x तो सब सारी वैल्यूज़ ले पा रहा था। तो सर अगर y की वैल्यू 0 से 2/3 हैं तो इन शॉर्ट आप यही तो कह रहे हो, आप यही कह रहे हो कि y की वैल्यू 0 से 2/3 है। मतलब जो उस एक्सप्रेशन की डोमेन थी वही इस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, रेंज। तो आप फाइनली आंसर लिखोगे कि सर अगर x तो r को बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग करेगा 0 से 2/3 तक की सारी वैल्यूज़ को, एक्सक्लूडिंग दोनों पॉइंट्स, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों वैनिशिंग और नॉट डिफाइंड हो रहे थे। तो फाइनली मेरे को ये दोनों चीज़ें समझ आती हैं और मैं लिखूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या आपको पूरा सोल्यूशन समझ आया? क्या आप ये सीख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं, हम y की टर्म्स में x को एक्सप्रेस करते हैं और उस एक्सप्रेशन का हम डोमेन निकालते हैं, और वही डोमेन यानी बेसिकली जो वो y की वैल्यूज़ आ रही हैं वही तो क्या होती है, रेंज, क्योंकि इनडायरेक्टली इस फंक्शन में y जो है वो रेंज है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ये बड़ी आसान सी बात है। इसी बात को थोड़ा और कंसोलिडेट करते हैं एक और एग्जाम्पल से। आई एम श्योर विद दिस एग्जाम्पल यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि चीज़ें कैसी होनी है या चीज़ें कैसे करनी है। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे और रेंज की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू √16 - x²। ठीक है सर, ये क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल्स टू √16 - x²। सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या सोचा जा सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट ये फंक्शन देखकर आपको ग्रेजुअली ये सेंस डेवलप हो जाएगा कि इस तरह के सिनेरियोज में कैसे सोचा जाता है। तुम खुद सोचो स्टूडेंट्स, y एक अंडर के अंदर कुछ वैल्यू है, y एक अंडर के अंदर कुछ वैल्यू है। अब आप सोच के बताओ मुझसे, अगर इसका डोमेन ऐसे ही बस निकाल रहा हूँ, मतलब निकालनी रेंज है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो रेंज के साथ डोमेन अगर निकालने को पूछा होता तो डोमेन में क्या हो रहा होता। तो मान लो हम डोमेन निकाल रहे हैं तो डोमेन में क्या होगा सर? सर डोमेन में कुछ नहीं है, अंडर के अंदर है तो अंडर के अंदर नेगेटिव नहीं लेते। तो मैं बस इतना इंश्योर कर लूँगा कि 16 माइनस ये जो x² है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आपको बात समझ आ रही है? ये हमेशा पॉजिटिव मतलब एटलीस्ट नॉन नेगेटिव हो। और अगर ऐसा कुछ है तो आप कहना चाह रहे हो सर कि जो x² है वो लेस देन इक्वल टू 16 हो। क्या आपको ये बात समझ आई? x² उधर चला गया स्टूडेंट्स। तो सर यहाँ से ये समझ आ रहा है, मतलब इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको लिखने का मन होता, x² - 16 से ऐसा कुछ हो। और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, मतलब इसको मैं 2 फैक्टर्स में लिखूँ तो ये हो रहा है a² - b², 16 4 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x + 4 एंड x - 4। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लिक हो रही है। और अगेन अगर मैं वेवी कर्व मेथड यूज़ करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि सर 2 पॉइंट्स आएंगे जो वैनिशिंग होंगे, एक होगा -4 और एक होगा 4। ऑब्वियसली ये क्या होगा, -∞, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स +∞।
और अगर आप देखें कहीं भी देख लें, लेट्स से यहाँ पर देख लेते हैं 0, तो 0 + 4 पॉजिटिव, 0 - 4 नेगेटिव। तो आप याद रखिए ये जोन हमेशा नेगेटिव होता है और इसके ये वाले दोनों हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें चाहिए था <<0 तो मैं इसका आंसर क्या कहूँगा कि सर x जो वैल्यूज़ लेगा वो हमेशा -4 से 4 के बीच होगा। तो हम पहले तो कभी भी डोमेन के रेंज के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम पहले डोमेन के थ्रू ही चीज़ें वर्कआउट करेंगे। तो सर ये फंक्शन कब कब डिफाइंड है? सर ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x विच आर बिटवीन -4 to 4। तो आपको पहले तो ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि सर जो आपकी x की वैल्यूज़ हो सकती हैं वो -4 से 4 के बीच हो सकती है। सर x की वैल्यू अगर -4 से 4 के बीच में है तो आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी? आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिकल एक इवन फंक्शन है। ये सिमेट्रिकल और इवन फंक्शन क्या होते हैं सर, आप क्या बातें कर रहे हो? ये बातें हम पढ़ेंगे, मतलब इसी के बाद जब हम इसकी डीपीपी सॉल्व कर लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तब मैं बताऊंगा कि इवन फंक्शन क्या होते हैं। तब एक्चुअली आपकी रेंज को और इनको लेकर अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी, क्योंकि तब आप बहुत सारे तरीक़ों से सोच पाओगे कि फंक्शंस कैसे बन रहे होते हैं, उनके ग्राफ्स कैसे क्रिएट हो रहे होते हैं, और उनके ग्राफ से आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो कि मिनिमम कहाँ तक जा रहा होगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा होगा। ऑल्दो एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डिस्कस करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि हम AOD जब ये चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन और ये सब, तब हम और मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तब वापस रेंज एज अ कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी तक जितनी चीज़ें पता हैं उसके बेसिस पे बस इतना सा कंक्लूड कर सकते हो कि सर 16 - x², सर ये अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू है और ये 16 में से एक x² यानी एक परफेक्ट स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करे हो। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, दिमाग लगाओ, सोच के बताओ मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो अंडर रूट के अंदर 16 - x² हो या 16 - x², यानी अंडर रूट के अंदर हो या नॉर्मल हो, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एनीवे वो तो क्या होने वाला है, वो तो मिनिमम और मैक्सिमम मतलब यही हो जाएगा। मतलब जो 16 - x² की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी का अंडर रूट मैक्सिमा होगा, और जो 16 - x² की मिनिमम वैल्यू होगी उसी का अंडर रूट इसका मिनिमम होगा, क्योंकि अंडर रूट तो वैसे ही फंक्शन है ना कि मैक्सिमम वैल्यू का अंडर रूट मैक्सिमम होता है, मिनिमम वैल्यू का अंडर रूट मिनिमम होता है। तो जो अंडर रूट 16 - x² का मैक्सिमा और मिनिमा होगा वही 16 - x² का भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा। और टू बी मोर ऑनेस्ट, और या मैं उल्टा बोलूँ या और बेहतर बना के बोलूँ तो मैं कहूँगा 16 - x² का जो भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा वही अंडर रूट 16 - x² का मैक्सिमा और मिनिमा होगा रिस्पेक्टिवली, क्योंकि अंडर रूट से वही बात बनेगी ना। तो मैं इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि इसका मैक्सिमा क्या होगा तो सोच के बताओ स्टूडेंट्स, थोड़ी चीज़ें आप दिमाग से सोचो, बस थोड़ा सा चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करो। जैसे एक सेंस तो ये डेवलप करो, मैं अगर इसका मैक्सिमा निकाल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, ये कम होगी ना ज़्यादा, ये तो 16 है, और इसमें से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सोच के देखो जितना सब्ट्रैक्ट करोगे वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि ये x² है और x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? क्योंकि ये स्क्वायर है। तो सर 0 रखोगे तो 0, पॉजिटिव रखोगे तो भी स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव रखोगे तो भी स्क्वायर पॉजिटिव। तो सर अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखी तो वो वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी, और 16 में से उतनी बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो और नुकसान होगा आपका। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वैसे एनीवे हम x की वैल्यू -4 से 4 के बीच ही रखेंगे, तो मैं x की जो मिनिमम वैल्यू रख सकता हूँ जिससे x² मिनिमाइज्ड हो जाए, मतलब 16 में से किसी चीज़ को घटाना है ताकि ये चीज़ बड़ी से बड़ी हो जाए। तो जब 16 में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है तो मैं कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूँगा ना। और छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी? अब आप ये मत सोचिएगा कि छोटी से छोटी वैल्यू सर कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये x² है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मैं लूँगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू लूँगा वो मैं लूँगा 0। आपको समझ आ रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? और जैसे ही x² की मिनिमम वैल्यू हम 0 लेंगे, 16 - 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16। तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमा कितना होगा? 16। क्या आपको ये बात समझ आई? अब सोचिए स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन का मिनिमा क्या होगा? सर इस एक्सप्रेशन का मिनिमा सर 16 - x²। मिनिमा होने को काफ़ी कुछ हो सकता था, बट सर ये बात है अंडर रूट के अंदर। अब जब ये अंडर रूट के अंदर है तो इसका मिनिमा क्या होगा? 0, क्योंकि 0 से छोटा अगर किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का अंडर रूट डिफाइन नहीं होता है। तो 16 - x² का मिनिमा 0 होगा, और 0 बताओ कहाँ पर होगा? सर -4 ट्राई कर लो या 4 ट्राई कर लो, -4 का स्क्वायर भी 16, 4 का स्क्वायर भी 60। जब मैं कह रहा था ना सिमेट्रिकली इवन फंक्शन है, ये उसका ये मतलब होता है। ऑल्दो हम और पढ़ेंगे इस बात को, बट फिलहाल के लिए इसे समझो, -4 का स्क्वायर 16 या 4 का स्क्वायर 16। तो x की वैल्यू -4 या 4 पर ये हो जाएगा 16, और 16 - 16 0। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता कि 16 - x² का मिनिमा क्या होगा,
तो इसका मिनिमा तब होगा स्टूडेंट जब ये मैक्सिमाइज्ड होगा, लेकिन इसको मैक्सिमाइज करने की भी एक लिमिट है कि इसको आप 16 से बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि 16 माइनस 16 से कुछ बड़ा इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव बना देगा और वहाँ पे फिर हम गड़बड़ कर लेंगे। तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है x का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम में क्या रख सकता हूँ 4, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम 16 है ना। तो जैसे ही ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम 16 होगी, 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। आई होप आपको दोनों बातें समझ आई। तो मैंने दोनों चीज़ें कंक्लूड की हैं। क्या सर? पहली चीज़, इसका मैक्सिमा होगा 16, इसका मिनिमा होगा 0। तो आपको इस तरीके से भी कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली सोचनी पड़ेंगी। तो ये रहा उसका डोमेन वाला सिनेरियो, ये रहा रेंज वाला सिनेरियो, और हम सिंक में हैं, हमने कुछ वायलेट नहीं किया, हमने डोमेन के बाहर नहीं गए, हमने डोमेन के अंदर वाली ही एक्स की वैल्यूज़ पर इसको चेक किया। मतलब देखो मैक्सिमा भी कब आ रहा है, जब एक्स 0 है तो 0 -4 से 4 के बीच आता है। सर मिनिमा भी कब आ रहा है, जब एक्स 4 है या -4 है, तो हाँ वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बिल्कुल सही सर। क्या आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा सोचने का एक और पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ? मैं यही आज के लेक्चर में कहना चाह रहा हूँ कि आपको अलग अलग नज़रिए हम डेवलप करवाने की कोशिश करेंगे कि रेंज के क्वेश्चंस में कैसे वैरायटी बनती है और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक बहुत स्मूथली चीज़ें समझ आई, और अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि अब आप कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करें। आई होप यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी इन पर आपकी बहुत अच्छी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। नाउ आई वांट कि आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करें। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेंज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो अब हम इन्हें सॉल्व करना शुरू करेंगे। बट अगेन बिफोर आई गेट दीज क्वेश्चंस डन, मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें। क्या आपने तीनों क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किए? अगर नहीं किए तो कर लीजिए, वरना फिर हम अब साथ में डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या आपको कुछ क्लिक कर रहा है इस एक्सप्रेशन को देख के, जो क्वेश्चन नंबर ए है आपका, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x? याद करिए स्टूडेंट्स, एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला आपको सिखाने की कोशिश की थी, ध्यान से याद करो। हमने सीखा था कि अगर मुझे ऐसा कुछ दिखता है, क्या दिखता है, sin टू द पावर 2nx प्लस cos टू द पावर 2nx, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स। पहली बात तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये सेम हो, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ लिखा हुआ है साइन का कोई और एंगल और यहाँ पे कोई और वैल्यू है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन इंश्योर्ड रहे कि ये दोनों एंगल सेम है। दूसरी कंडीशन कि क्या इन दोनों की पावर इवन है। 2n क्यों लिखा? 2n लिखने का कारण है ना, वो कहना चाह रहा है कि पावर इवन है। तो जब भी ऐसा हो तो आप सीधे सीधे इसकी रेंज लिख सकते हो, सीधे सीधे इसकी रेंज लिख सकते हो क्लास। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं y कहूँ, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं y कहूँ, तो आप कह सकते हो कि सर y जो है वो वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1/2 टू द पावर n-1 से 1 तक। आप इस बात को हमेशा रखिएगा, टू टू द पावर 2n-1 नहीं, टू टू द पावर n-1 से 1 तक। सिमिलरली क्या आपको एक और बात याद है स्टूडेंट्स, हमने एक और चीज़ सीखी थी कि सर इसकी जगह कुछ ऐसा होता, मतलब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता, मान लेते हैं sin टू द पावर 2n प्लस 1x, sin टू द पावर 2n प्लस 1x प्लस cos टू दी पावर 2n प्लस 1x। यानी अगर साइन और cos की जो पावर है वो ऑड होती, बशर्ते फिर से वही बात कि ये x सेम होना चाहिए, तो उस केस में आप बिना सोचे समझे कहिए कि इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमा और मिनिमा होगा, जो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो -1 से 1 तक ही होगा। आप निश्चिंत होकर ये कह सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। नॉट जस्ट दैट, ये दोनों बातों के अलावा एक और तीसरी बात हमने डिस्कस की थी, आई होप आपको याद होगी। वो तीसरी बात क्या थी स्टूडेंट्स, याद करिए जल्दी से। अगर ऐसा कुछ होता है सर, अगर ऐसा कुछ होता है a sin थीटा या a sin x प्लस b cos x या b cos थीटा, अगेन पहली चीज़ तो ये इंश्योर्ड रहना चाहिए कि ये बेस, मतलब इनका एंगल सेम है, और अभी पावर 1 है, बट b के साथ cos के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और sin के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉजिटिव है या नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा इसका भी मिनिमा और इसका भी मैक्सिमा लिख सकते हैं। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद आ रही है स्टूडेंट्स? इसका मिनिमम क्या लिखा करते थे, नेगेटिव अंडर ओवर a² प्लस b², और इसका मैक्सिमा हमेशा क्या होता था स्टूडेंट्स, अंडर ओवर a² प्लस b²। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ याद हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, इस पर इस कंसेप्ट पर बेस्ड या इन कंसेप्ट पर बेस्ड काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, मतलब बनते हैं, और ये काफ़ी सारे अलग अलग तरीक़ों से पूछे जाते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए फाइनली हमारे क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और आई होप अब आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin टू द पावर 2 टाइम्स 2 इंटू 2x, और ये हो जाएगा cos टू द पावर
2 इंटू 2x, मतलब मुझे जो फाइनली n की वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है क्लास, मुझे n की वैल्यू दिख रही है 2, क्योंकि पावर जो थी वो इवन थी। तो क्या मैं इसकी रेंज बता सकता हूँ? हाँ सर, हम इसकी रेंज लिख सकते हैं। y जो होगा वो होगा 1/2 टू द पावर n-1, सो हो जाएगा 2-1 से लेकर 1 तक। यानी मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स इसे, 2 टू द पावर 2-1 यानी 1, सो वो हो जाएगा 1/2। यानी फाइनली आप इसे लिख सकते हो कि सर इस एक्सप्रेशन की जो रेंज होगी, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी सर, ध्यान से सुनिए, 1/2 इंक्लूडेड से लेकर 1 तक, और 1 भी इंक्लूडेड। बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन था, बट मेरा मोटिव था इसको रखने का या बताने का या आपको ये शेयर करने का कि आप ये फॉर्मूला याद रख पाएँ कि चीज़ें ऐसे होती हैं। नॉट जस्ट दैट, मान लो इसकी जगह ऐसे ही कुछ वो दे देता है, इसकी जगह अगर वो क्यूबिक एक्सप्रेशन दे देता, आई होप उस बारे में बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर इसकी जगह वो क्या दे देता है, लेट्स से sin टू द पावर 71x प्लस लेट्स से cos टू द पावर 71x। एक बात याद रखिएगा, ये बेस हमेशा, ये जो आप एंगल ले रहे हो हमेशा सेम होना चाहिए, और ये जो पावर है ये भी सेम होनी चाहिए, राइट। इस केस में आप हमेशा कहते हो कि इस एक्सप्रेशन की जो रेंज होगी, जो y की वैल्यू होगी सर, वो -1 से +1 तक ही होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। आई होप आपको याद रहेगी। चलिए अब वापस आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वहाँ पर वो लिख रहा है 3 sin square x प्लस sin 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए सोच के देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिमाग लगाया जा सकता है, वही वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। वो लिख रहा है 3 sin square x प्लस sin 2x प्लस 3, है ना। तो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 sin square x, देन हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू लिखी गई है वो लिखी हुई है sin of 2x प्लस 3। दैट्स ब्रिलियंट। यहाँ पर लिखा हुआ है sin of 2x प्लस 3। क्या कर सकते हैं क्लास, किसी के दिमाग में कोई थॉट, कोई अप्रोच कि सर ऐसा वैसा कर ले, ऐसे सोच सकते हैं, किसी के पास कोई अप्रोच, कोई थॉट, कोई आइडिया? सर एक काम किया जा सकता है अगर आप दिमाग लगाएं तो, शायद एक तरीके से बात बन सकती है अगर आप सोचें तो। क्या तरीका सर? सर सोच के देखते हैं, या सोचिए और उस बात को समझिए कि क्या मैं sin 2x का कुछ कर सकता हूँ। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ कि क्या मैं sin 2x का कुछ कर सकता हूँ। अगर sin 2x पे कुछ बात बन जाए तो फाइनली मैं इसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी ला सकता हूँ, और जैसे ही वो यूनिफॉर्मिटी आएगी ये एक अच्छा सा स्टैंडर्ड सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैंने आपको एक हिंट दी है और काफ़ी हद तक आपको आंसर के क्लोज ला दिया है। अभी भी आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार जल्दी से sin 2x को रिजॉल्व करिए और आंसर लाने की कोशिश करिए। क्या आपने सोचा कि sin 2x को वर्कआउट किया जा सकता है? और अगर वो काम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी कुछ चीज़ें सोच सकते हो। देखो दोनों तरीके बताता हूँ, एक आसान तरीका पहले डिस्कस करते हैं। इन सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें, आई होप आपको ये फॉर्मूले पता हैं, नहीं भी पता है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूले थोड़े काम के हैं। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। जब आप sin 2x का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है सर, वो होता है 2 sin x cos x। sin 2x का जो फॉर्मूला होता है, बाय द वे इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, और जो कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड वर्जन होता है वो होता है 2 sin x cos x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। सिमिलरली cos 2x के भी कुछ वर्जन्स होते हैं। दो वर्जन काफ़ी कॉमनली यूज्ड हैं जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इन्हें अभी से याद रख लीजिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे अगर मैं cos 2x की बात करूं स्टूडेंट्स, तो cos 2x का एक वर्जन क्या होता है याद रखिएगा। cos 2x का एक वर्जन होता है 2 cos square x minus 1, या फिर cos 2x का ही एक और वर्जन होता है, ध्यान से सुनिएगा, 1 minus 2 sin square x। इस बात को याद रखिए। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ फिलहाल अभी वो ये है कि cos 2x को अगर मैं 1 minus 2 sin square x सोचूं तो मैं यहाँ पर इसको कुछ रिजॉल्व कर सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा। हम जानते हैं कि क्या होता है क्लास, cos 2x जो होता है सर वो होता है 1 minus 2 sin square x। तो सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 sin square x को इधर ले आऊँ और cos 2x को इधर ले जाऊँ, शायद बात बन जाए। कुछ तो मैं करने वाला हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, 2 sin square x को इधर लेकर आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को भी अलग रखिए, पहले इस एक्सप्रेशन को समझिए। तो मैं कह रहा हूँ सर 2 sin square x जो होगा वो होगा 1 minus cos 2x। आई होप आपको दिख रहा है ये क्या हो जा रहा है, 2 sin square x इधर आ रहा है, cos 2x उधर जा रहा है, तो हो जाएगा 1 minus cos 2x। अब अगर मैं और थोड़ा सोचूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सर sin square x को आप लिख सकते हो, sin square x को आप लिख सकते हो 1 minus cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स, और उस बात को याद रखिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, cos 2x था 1 minus 2 sin square x, ये फॉर्मूले हैं।
जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। सो अभी फिलहाल बस एज अ फॉर्मल एज अ फैक्ट याद रख लीजिए कि sin 2x ही होता है, cos 2x ही होता है, या ये भी होता है। तो cos 2x के दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला वर्जन और एक ये वाला वर्जन, राइट। तो हमने ये दूसरा वाला वर्जन यूज़ किया और उससे शायद कुछ सोचने की कोशिश की। क्या किया क्लास? हमने सोचा sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x बाई 2 कर लेते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि शायद सर अब sin 2x और इससे कुछ बात बन जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास था 3 टाइम्स sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 से रिप्लेस किया। जैसे ही ऐसा किया तो आपका जो f ऑफ x हो गया स्टूडेंट्स, जो आपका f ऑफ x हो गया, यानी मैं उसे y लिख देता हूँ। y क्या हो जाएगा? 3 तो था और डिवीजन में 2 आने वाला है। डिवीजन में 2 क्यों आने वाला है? क्योंकि ये 2 आने वाला है और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2x। आई होप आपको आसानी से दिख रहा है। इसके अलावा अब जो एक आसान सी चीज़ मुझे दिख रही है वो दिख रही है sin 2x, ठीक है सर। एक और आपको चीज़ दिख रही है वो क्या है? sin ऑफ 2x। सर एक और छोटी सी चीज़ हमें दिख रही है कि इसी में आप ऐड कर रहे हो 3, है ना। तो 3 भी ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो 3। तो सर ऐसा कुछ दिख रहा है। सर आपने क्यों किया ऐसा? समझते हैं। आपको एक और अगली स्टेप में रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप क्या दिखती है? 3/2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3/2, 3/2 को 3 से ऐड कर देंगे तो y जो होगा वो ध्यान से सुनिएगा। मैं sin 2x को पहले लिख रहा हूँ तो ये हो जा रहा है आपका sin 2x। फिर ध्यान से सुनिएगा, मैं 3/2 cos 2x जो नेगेटिव साइन के साथ है इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ, तो मैं लिख ले रहा हूँ माइनस 3/2 cos ऑफ 2x। और फिर क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? फिर बच रहा है 3 प्लस 3/2। ये कितना बच रहा है? 3 प्लस 3/2। और ये कितना हो जाएगा? सोच के देखो स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 9। तो ओवरऑल 3 प्लस 3/2 को हम क्या लिख लेंगे क्लास? 3 प्लस 3/2 को आई कैन राइट एज 9/2। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, 9/2 को अलग रखते हैं। बस थोड़ी देर के लिए इसे देखो, थोड़ी देर के लिए बस इसे देखो। जब आप इसे देखोगे तो मान सकता हूँ क्या कि यहाँ पर 1 है, और अगर मैंने इसे माना है ये 1 है तो ये मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ a, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए b। तो क्या आपको कुछ क्लिक हुआ? क्या आपको कुछ क्लिक हुआ? ध्यान से याद करिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि सर अगर आप a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा को रिजॉल्व करना चाहो तो आप कह सकते हो इसकी मिनिमम वैल्यू, अब भी डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, क्या होती है? √a² प्लस b²। और इसकी सर मैक्सिमम वैल्यू जो होती है जिससे हमेशा छोटा या इक्वल होता है वो होती है √a² प्लस b²। हालांकि यहाँ वो नेगेटिव साइन होता है ना। यही बात यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बस इस एक्सप्रेशन के बारे में सोचो जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, sin 2x माइनस 3/2 cos x। मैं किसकी बात कर रहा हूँ क्लास? मैं बात करना चाह रहा हूँ sin ऑफ 2x माइनस 3/2 ऑफ cos x। cos 2x है वो, सो दैट शुड बी cos 2x। सबसे पहली कंडीशन तो ये हुआ करती थी सर कि आपका जो sin 2x और cos 2x है, इन दोनों में क्या ये एंगल सेम है? बिल्कुल सही सर, ये सेम है। सर ये नेगेटिव होने से कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये पूरा आपका क्या बन जाएगा? b, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1, तो ये पूरा आपका बन जाएगा a। तो क्या इस एक्सप्रेशन का मैं मिनिमा निकाल सकता हूँ? सर बिल्कुल सही, 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा, इसका जो मिनिमा होगा वो होगा √, मतलब नेगेटिव ऑफ √, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर, है ना। और इसी से ये मिनिमम होगा, इससे हमेशा कम होगा। किससे? इसी के स्क्वायर से। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी। पर सर हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम नहीं ढूंढ रहे थे सर। आप इसमें जब 9/2 ऐड हो जाता है तो मिनिमा और मैक्सिमा ढूंढ रहे थे। तो सर इसका मिनिमा और मैक्सिमा निकाल लिया तो उसी मिनिमा और मैक्सिमा में 9/2 ऐड कर देना, क्योंकि जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो इसकी क्या मिनिमम वैल्यू होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू। इसकी पूरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस 9/2, क्योंकि 9/2 वैल्यू से वो उतना ही कम और उतना ही बढ़ जाएगा। बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3/2 का स्क्वायर 9/4। सोचो 9/4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 4 कितना होता है? 13। तो हो जाएगा 13/4, √13/4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? √13/4, बट विद अ नेगेटिव साइन। ध्यान से सुनिएगा। और इसके बीच में कौन सा एक्सप्रेशन है क्लास? इसके बीच में एक्सप्रेशन है sin ऑफ 2x माइनस 3/2 ऑफ cos ऑफ 2x। और ये किससे छोटा है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली ये वैल्यू भी क्या होगी? अगेन वही बात, 9/4, 4 इंटू 1 4 प्लस 9 इज 13, तो ये हो जाएगा 13/4। बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा प्लस 13/4। बट सर हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम नहीं ढूंढ रहे थे, आपका क्वेश्चन आप भूल गए। क्वेश्चन था इसका प्लस 9/2। तो आप कुछ मत करिए, अगर इसमें 9/2 ऐड किया, अगर इसमें 9/2 ऐड किया
तो इस तरफ भी 9/2 ऐड कर दीजिए और सर यहाँ भी 9/2 ऐड कर दीजिए। तो कहना है इसे मुझे फाइनली इस एक्सप्रेशन का मिनिमा और मैक्सिमा मिल रहा है। तो क्या मैं फाइनली कंक्लूड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आपसे जो पूछा जा रहा है sin 2x माइनस cos 2x प्लस 9/2, जो कि रियलिटी में क्या था स्टूडेंट, जो कि रियलिटी में था 3 sin स्क्वायर x प्लस sin 2x प्लस 3, यानी हमारा y। तो सर y का जो मिनिमा और मैक्सिमा आया, फाइनली y का जो मिनिमा और मैक्सिमा आया वो कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, -√3/4। ऑब्वियसली इसका अंडर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आप चाहें तो 4 का अंडर रूट ले लीजिए, चाहें तो 4 का अंडर रूट ले लीजिए, तो आप फाइनली कहेंगे कि सर y जो है वो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, ध्यान से देखिए। √13 तो √13 रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस √3/2। तो इसका मिनिमा कितना हो जाएगा क्लास, इसका मिनिमा हो जाएगा 9 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। और ऑब्वियसली इस वैल्यू को आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्वियसली इक्वल का साइन है। उस तरफ भी √4 बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 2, तो वो हो जाएगा √13 प्लस 9/2। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे क्लास, 9 प्लस √13 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन और इसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की और आपने समझा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है। बड़ी आसान सी बात थी क्लास कि मैं ये सोचना चाह रहा था या मैं कहना चाह रहा था कि बस ऐसा सोच लो कि क्या हम sin 2x को देख के इसमें कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं क्या। तो हमने वही किया कि हमने cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया और जैसे ही ऐसा किया तो मुझे कुछ हमारा a sin थीटा प्लस b cos थीटा जैसा कोई वर्जन मिला जिसका मिनिमा और मैक्सिमा निकालते आता है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखें और अगर ऐसा कुछ बन पा रहा है तो कोशिश करना कुछ ऐसा सोचने की, शायद बात बन जाए। हालांकि इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालने में हम एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जा सकता है। अगेन आई वुड वांट कि आप पहले वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने थर्ड क्वेश्चन भी वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया। तो समझते हैं क्लास कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहा है sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 5। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 5। सर ये पूरा का पूरा sin स्क्वायर एक्स मतलब साइन में ही दिया हुआ है, मतलब क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, जिसका वेरिएबल क्या है, जिसका वेरिएबल है sin x और ये सर y के इक्वल है। सर क्वाड्रेटिक में क्या आपको याद है, मैंने कई बार यूज़ की है परफेक्ट स्क्वायर निकालने वाली टेक्निक। ऑल्दो डिस्क्रिमिनेंट से भी आप निकाल सकते हैं, बट अगर वो काम नहीं कर रहा है तो एक और टेक्निक होती है परफेक्ट स्क्वायर वाली टेक्निक। वो क्या होती है समझिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ या जितना भी पार्ट है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की। वो क्या अप्रोच या क्या टेक्निक होती है बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार सा तरीका है। देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए sin स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स ही लिखा रहने दूँ तो sin स्क्वायर एक्स तो sin स्क्वायर एक्स ही है। बाय द वे इसे मैं y का y ही बना रहने दूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। मतलब इसको अगर मैं कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो है ये है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a स्क्वायर, है ना। अब सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 sin x, है ना, 3 sin x। तो 3 को तो मैं 3 रखता हूँ अलग, मैं इसको 3 sin x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे ही कर दिया। सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक काम करो sin x को भी रखा रहने दो, और सर एक छोटा सा काम और कर दो, अगर यहाँ पे 3 था ना तो मैं इसको 3/2 लिख देता हूँ। मैंने कोई चेंज किया क्या, सोच के देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो अभी बच क्या रहा है 3 sin x और यहाँ भी 3 sin x। मैंने ऐसा क्यों किया आप अभी रियलाइज़ करेंगे। तो सर ये मुझे क्या 2ab जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab। तो परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंचने के लिए मुझे b स्क्वायर की कमी दिख रही है। तो मैंने क्या किया सर, b यानी क्या, b हमारा बन रहा है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। सर आपकी मर्जी है क्या कि आप 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दोगे, मतलब मर्जी तो नहीं है, बट अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तो वही बना के रखनी है। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसमें से 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो आई थिंक अभी तक मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। पर सर आप एक गलती कर रहे हो, 5 भी तो था, तो ठीक है सर 5 भी यहाँ एडेड रहने देते हैं। तो क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है, हमने पूरी की पूरी इक्वेशन इंटैक्ट रखी है, बस उसका दिखने का या ऑब्जर्व होने का या समझ में आने का तरीका बदल गया। देखो वही sin स्क्वायर एक्स, वही 3 sin x क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल तो कुछ है ही नहीं, और 5 है, तो ये वही इक्वेशन है, ये वही y है। बट ऐसा करते करते मुझे a स्क्वायर दिखा, 2ab दिखा और मुझे b स्क्वायर दिखा, बाकी चीज़ें मैंने अलग ही रहने दी, इसको मैं अलग से वर्कआउट कर लूँगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, कहना है इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया अभी रियलाइज़ होगा आपको, बट ऐसा करने के पीछे जो रीज़न है वो समझिए, ध्यान से समझिएगा।
व्हाट इज ए इज साइन एक्स, व्हाट इज बी इज 3/2। तो मैं इसे क्या लिखूंगा क्लास, मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा है कि हम ऐसा क्यों और कैसे कर पा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या दिख रहा है स्टूडेंट, सर और दिख रहा है 5 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। व्हाट विल बी 3/2, से 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो आपको एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर सर, वो दिख रही है 5 माइनस 9/4। सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखो 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 9 11, तो ये कितना हो जा रहा है ओवरऑल, ये हो जा रहा है 11/4। तो मैं इसे क्या लिखूंगा क्लास, मैं लिखूंगा इसे 11/4। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 11/4। आई होप चीज़ें आपको बहुत इजीली अब दिख रही हैं और क्लियर हो रही हैं। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। याद करो स्टूडेंट्स, जल्दी से सोचो, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आई रिपीट माई क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सर ये है एक परफेक्ट स्क्वायर, अगर साइन एक्स की जगह कोई भी रैंडम वेरिएबल होता जो कोई भी वैल्यू ले सकता, तो मैं कहता इसकी मिनिमम वैल्यू होती 0। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए x होता तो ये होता है x प्लस 3/2। तो मैं कहता सर जैसे ही आप x को माइनस 3/2 कर दोगे तो माइनस 3/2 प्लस 3/2 0 और 0 का स्क्वायर 0। अगर आप उसके अलावा कुछ भी रखते तो या तो ये कोई नेगेटिव वैल्यू होती या फिर कोई पॉजिटिव, और उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता। तो मैं कह रहा हूँ इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती, अगर साइन एक्स की जगह कोई रैंडम वेरिएबल होता तो वो मिनिमम वैल्यू में 0 बना लेता। पर क्या सर साइन एक्स भी मिनिमम वैल्यू वो ला पाएगा, क्या साइन एक्स भी वही मिनिमम वैल्यू जनरेट कर पाएगा। सोचने की कोशिश करते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझिए क्लास, देखो ध्यान से, ऐसे समझो, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है। सर साइन एक्स होता है -1 से 1 तक। आप मेरी बात सुन रहे हैं सर, साइन एक्स होता है -1 से 1 तक। अब -1 में अगर 3/2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा सर, -1 में अगर 3/2 ऐड किया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहा हूँ सर। -1 में, चलो मैं लिख देता हूँ, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। हमने सोचा सर कि जो साइन एक्स होता है, आपका ये जो साइन एक्स है सर, ये साइन एक्स होता है -1 से 1 के बीच में, है ना। अच्छी बात है सर, साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच होता है। तो सर साइन एक्स प्लस 3/2 कहाँ से कहाँ तक होगा। सर साइन एक्स प्लस 3/2 जो है, साइन एक्स प्लस 3/2 जो है वो ऐसा कुछ होगा, क्या आपको ये दिख रहा है सर, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। ये क्या होती है सर, ये होता है 3/2, ये होता है 1, मतलब 1.5 में से 1 घटाना यानी आधा बचेगा। आप देख लो 1/2 बचेगा, ये 2 किया तो -2, 3 - 2 यानी 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो मैं इसको अलग ही स्टेप में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आप कहना चाह रहे हो सर ये हो जाता है 1/2, और ये पॉजिटिव ही होगा, है ना, -2 है। और ये कितना हो जा रहा है क्लास, ये हो जा रहा है साइन एक्स प्लस 3/2, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ध्यान से देखिए क्लास, यहाँ पे हो जा रहा है 2 + 3 दैट्स 5/2, तो हो जा रहा है 5/2। अच्छी बात है सर। सर इसका स्क्वायर क्या होगा, मतलब अगर साइन एक्स प्लस 3/2 इन दोनों के बीच में, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है सर, तो तीनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया। आप रियलाइज़ कर रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि कोई रैंडम वैल्यू होता तो मैं x को कहता -3/2 रख दो, तो -3/2 प्लस 3/2 0 हो जाता, 0 का स्क्वायर 0 हो जाता। बट यहाँ पे साइन x -3/2 तक जा ही नहीं रहा है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ समझो, साइन x -3/2 तक क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि साइन x का मिनिमम वैल्यू -1 है। -3/2 कितना होता है, -1.5, ये -1 पे रुक जाता है साइन एक्स, तो -3.5 -1.5 तक जा ही नहीं रहा है ना। इसलिए साइन एक्स प्लस 3/2 का मिनिमम वैल्यू 1/2 होगा। आई होप वो इनइक्वालिटी से भी जस्टिफाइड आपको दिख रहा है। तो यहाँ तक हमारी कुछ ऐसी चीज़ें आई, क्या चीज़ें आती हैं क्लास, ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो चीज़ें आ रही हैं वो ये हो रहा है कि साइन एक्स प्लस 3/2 का जो होल स्क्वायर है, हमने क्या निकाला, साइन एक्स प्लस 3/2 का जो होल स्क्वायर है ना। ये जो होल स्क्वायर है सर, ये आपका आ रहा है 1/2 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 1/4। तो सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है, आई एम रियली सॉरी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है सर वो आती है 1/4। और सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है सर, सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4। ओके सर, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो थी 25/4। ठीक है सर, बहुत अच्छा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 25/4। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब सर क्या, अब क्या, आई थिंक अब हम काफ़ी क्लोज हैं आंसर के। हम काफ़ी क्लोज क्यों है, क्योंकि इसका मिनिमम और मैक्सिमा निकाल लिया है और इसमें बस 11/4 ऐड करना है। तो अगर जैसे ही मैंने इसमें 11/4 ऐड किया, जैसे ही मैंने इसमें 11/4 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 11/4 यहाँ, और सिमिलरली
11/4 यहाँ और सिमिलरली 11/4 यहाँ। क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? आई होप आपको बहुत इजीली अब चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर जैसे ही 11/4 ऐड किया तो 4 कॉमन है, 11 + 1 12, 12/4 इज 3। तो सर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी 3। और ये एक्सप्रेशन है क्या? ये एक्सप्रेशन क्या है सर? sin x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। ये हमारा y है। y मतलब क्या सर? ये यही हमारा एक्सप्रेशन है जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था, sin² x + 3 sin x + 5। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पे बात करना चाह रहा हूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 3। किसकी? हमारे वही y की। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है सर? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 25 + 11, 25 + 1 26 + 10 36। 36 को 4 से डिवाइड करो, कितना होता है क्लास? 36 को 4 से डिवाइड किया तो आई थिंक 9 है ना? बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 9, डिवाइड कर लो, है ना? 9 का 4 टाइम्स बिल्कुल 36। तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर जो आपका y है, y मतलब सर आपका ये जो क्वेश्चन है ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी 3 से 9 तक। मतलब इसका मिनिमा होगा 3 और इसका मैक्सिमा होगा 9। मतलब y की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी 3 और y ज़्यादा से ज़्यादा कितना फेच करेगा? 9। आई होप आपको रेंज पर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाता है या इनको ऐसे वर्कआउट किया जाता है। सर क्या क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे? सर क्या क्वाड्रेटिक के थ्रू भी सोचा जा सकता था? याद है क्वाड्रेटिक स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक मतलब क्या? याद करो, मैं क्वाड्रेटिक वाला सेंस डेवलप करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये भी सीख लें, है ना? तो क्वाड्रेटिक वाला भी थॉट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना? ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रेटिक में चीज़ें कैसे होती हैं वो समझना। ऑल्दो जब मैं एज अ चैप्टर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल हम इसे वापस से डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट चूंकि हम कुछ क्वेश्चंस फेस कर रहे हैं जहाँ पर ये वाला परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाला कंसेप्ट काम आ रहा है, तो अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है, मतलब अगर ये कंसेप्ट काम नहीं, वैसे तो काम करेगा, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये कंसेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों दिख रहा है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें ऐसा क्यों बना, उसकी पीछे की कहानी क्या है, अगर वो समझनी है तो उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, है ना, सबसे पहली बात तो सर ये सिनेरियो कि अगर ax² + bx + c जो है ये क्वाड्रेटिक है, और मैं अभी एक एजम्पशन पे काम कर ले रहा हूँ कि इसका जो a है वो > 0 है। सर हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व बनता है सर, वो जो होता है वो एक पैराबोला होता है। और जैसे ही पता चल जाए कि x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो वो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है। मतलब आपके सामने 3 सिनेरियो जनरेट करता है क्लास। पहला सिनेरियो जब डिस्क्रिमिनेंट आपका > 0 हो तो वो 2 पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उन्हें ही आप रूट्स कहते हैं, अल्फा और बीटा। दूसरा सिनेरियो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच करके चला जाता है ना? तो उस पॉइंट को आप कहते हो कि सर रूट्स इक्वल हैं और वहीं पर अल्फा और बीटा दोनों लाई करते हैं। या फिर एक तीसरा सिनेरियो कब? जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो नेगेटिव होता है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब x एक्सिस से ऊपर होता है ना? आप तीनों ही सिनेरियो में एक बात समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स कि ये अपना मिनिमा अचीव करता है, मैक्सिमा नहीं। मैक्सिमा तो क्या होगा? इन्फिनिटी। पर ये अपना मिनिमा अचीव करता है। मिनिमा कहाँ अचीव करता है क्लास? मिनिमा मतलब इस कर्व की मिनिमम वैल्यू ये होती है, क्योंकि देखो ना y एक्सिस पे ये इसकी मिनिमम है और मैक्सिमम तो क्या है? इन्फिनिटी। और ये मिनिमम कहाँ होता है सर? मिनिमम ये x की इस वैल्यू पर होता है। आपको बातें डाइजेस्ट हो रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ज़रा थोड़ा और ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ सर इस कर्व की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है, आई होप आपको दिख रही है, और ये मैक्सिमम वापस इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब कर्व यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये कहाँ पर है सर? ये x की इस वैल्यू पर है। x की कोई ना कोई वैल्यू होगी वहाँ पर। सेम बात यहाँ पर कि सर x की इस वैल्यू पर इस कर्व की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 0, क्योंकि देखो ये x एक्सिस को टच कर रहा है तो ये 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। बाय द वे 0 क्यों है? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे सोचो, मैं लिखूँ आपके सामने x + 3 का होल स्क्वायर, तो अगर आप इसका रूट निकालोगे क्वाड्रेटिक का तो वो कितना आएगा? 3। तो वही इक्वल और सेम रूट। लेकिन अगर आप x की वैल्यू -3 रख देते हो तो कितना हो जाएगा? 0। तो यही तो बात है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और उसके बियॉन्ड तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, और पॉजिटिव रखोगे तो भी स्क्वायर तो पॉजिटिव। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -3 पर आपको मिलेगी। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो ये वाला एग्जाम्पल है, इसका सिनेरियो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी केस में आपको कोई सिनेरियो क्लियर हो या नहीं हो वो अलग बात है। अगर आपको बस इसका ए पता है कि अगर ए पॉजिटिव है तो आप हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऑल्दो मैं ये बात क्वाड्रेटिक में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि आप हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये जो वैल्यू होती है ना x की, जिस पर ये मिनिमम वैल्यू लेता है, वो होती है -b/2a। ये कैसे होती है सोचना क्लास। ये पॉइंट है आपका अल्फा, ये पॉइंट है बीटा, और पैराबोला सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मिनिमा ऑक्यूपाई या ले रहा है वो एग्जैक्ट अल्फा और बीटा के बीच में होता है। तो ये जो पॉइंट है ये अरिथमेटिक मीन होगा अल्फा और बीटा का।
तो अल्फा और बीटा का एवरेज होगा, और अल्फा और बीटा का एवरेज क्या होगा, मतलब एग्जैक्ट मिड पॉइंट। तो अल्फा और बीटा को 2 से डिवाइड कर दो ऐड करके। अल्फा प्लस बीटा, क्या आपको याद है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स क्या होता है क्लास, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन 2a, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, रियली सॉरी, माइनस बी अपॉन ए। और अगर सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए है तो कहना है इसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और उसको 2 से डिवाइड किया तो माइनस बी अपॉन 2a। सेम पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये भी होगा माइनस बी अपॉन 2a। और यही बात यहाँ पर आएगी कि इसका जो मिनिमा होगा x की जिस वैल्यू पर मिलेगा वो होगा माइनस बी अपॉन 2a। यानी कुछ मत करो, जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखे और a पॉजिटिव दिखे तो कुछ मत करो, माइनस बी अपॉन 2a निकाल लो। वो वैल्यू जो x की होगी वो वैल्यू यहाँ पर पास कर दो, वो जो वैल्यू फाइनली आएगी वही वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू होगी, आई एम रिपीटिंग इट, वो वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। मतलब जो f ऑफ, जो आपका आएगा f ऑफ माइनस बी अपॉन 2a, व्हाट विल बी f ऑफ माइनस बी अपॉन 2a, मतलब ये आपका f ऑफ x है तो x में आप माइनस बी अपॉन 2a रख दो, तो वो जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। किसकी मिनिमम स्टूडेंट्स, ये आपकी f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू होगी। सेम यहाँ पर भी जो आएगी, वेल एनीवे टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो आप f ऑफ माइनस बी अपॉन 2a निकालोगे ना, वो देखो ना वो जीरो ही तो है, क्योंकि वो x एक्सिस पर है, और x एक्सिस पर मतलब y के जीरो के इक्वल है। मतलब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू होगी जीरो के इक्वल, ये जो वैल्यू होगी जीरो के इक्वल, मतलब जीरो यहाँ पर मिनिमा होगा। किसका, किसका होगा स्टूडेंट्स, f ऑफ x का। कब, जब d जीरो है। आप देखो ना x की वैल्यू क्या रख दो, -3 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 3 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो वो जीरो ही होगा। कब, जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जब उसका एक ही रूट है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल और सेम है। ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर के सिनेरियो में। सेम बात यहाँ पर भी होगी स्टूडेंट, सेम बात यहाँ पर होगी कि x की वैल्यू ये जो है माइनस बी अपॉन 2a, ये यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस बी अपॉन 2a। आपको समझ आ रहा है, तो वही बात वापस आप रख देंगे, तो ये भी वापस क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। बाय द वे मिनिमम किसका स्टूडेंट्स, मिनिमम ऑफ f ऑफ x। मतलब माइनस बी अपॉन 2a रखने का मतलब क्या है, माइनस बी अपॉन 2a का रखने का मतलब ये है, बड़ी आसान सी बात मैं आपसे फाइनली कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये आपको एक क्वेश्चन में आया क्वाड्रेटिक। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये क्वाड्रेटिक आया और सब कुछ सॉर्टेड सा है, सब कुछ सिंपल सा है, x सारी रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, जो भी करता है नहीं करता है हमें नहीं पता, बट बस ये पता चल जाए कि सर ये जो a है ये जो ग्रेटर देन जीरो है, तो आप कहोगे कि सर fx का जो मिनिमा है ना, fx का जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर। यह आप निश्चिंत होकर कहिए, हमेशा सही है। इसके अलावा सर f ऑफ x का मैक्सिमा क्या होगा, सर f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सर f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप चलते चले जाओ सर ये जाते ही जा रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब ग्राफ देखो, ये ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस पे चलते ही चला जा रहा है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। और वो ऑब्वियसली जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब, तो जैसे ही x इन्फिनिटी को अप्रोच कर लेगा y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर लेगा। यानी मैं आपसे फाइनली ये बात कहना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पर रख दो, तो आप क्या निकालने जा रहे हो, आप निकालने जा रहे हो f ऑफ x का मिनिमा, आप निकालने जा रहे हो f ऑफ x का मिनिमा। और f ऑफ x का मिनिमा क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा f ऑफ माइनस बी अपॉन 2a। और f ऑफ माइनस बी अपॉन 2a क्या होगा, आप x की जगह माइनस बी अपॉन 2a रख दो, तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b के साथ भी x है तो b के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दो किसको, माइनस बी अपॉन 2a, और फिर आखिरी में क्या लिख दो, प्लस c। तो वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में मैंने x की वैल्यूज़ रख दी हैं। ऑल्दो इसे सिंप्लीफाई करके आप बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड कर सकते हो, बट मैं बस एक मोटिव समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी हो रही होंगी। क्या आपको ये बात समझ आई? सिमिलरली क्या हम एक और चीज़ सोच सकते थे, क्या हम एक और चीज़ सोच सकते थे कि सर यही क्वाड्रेटिक का सिनेरियो अगर मान लो ऐसा होता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, मतलब क्वाड्रेटिक जो होती वो यही होती सर, लेकिन इस बार सर जो a दिया जाता वो लेट्स से नेगेटिव होता, इस बार जो a होता वो नेगेटिव होता। तो क्या आपको पता है अगर a नेगेटिव है तो चीज़ें बदल जाएंगी, बनेगा पैराबोला, लेकिन इस बार डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। मतलब सर इस बार जो पैराबोला बनेंगे वो कैसे बनेंगे सर, या तो ऐसा बनेगा, या फिर सर कैसा बनेगा, या फिर सर ऐसा बनेगा, या फिर कैसा बनेगा, या फिर सर ऐसा बनेगा। इन तीनों में फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा फ़र्क है अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पहला फ़र्क ये है कि यहाँ पर मुझे x एक्सिस इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो मैं कहूँगा दो रूट्स हैं, और दो रूट्स कब है क्लास, जब d ग्रेटर देन 0 है।
सर यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टच होता हुआ दिख रहा है तो एक ही रूट है, यानी इस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस टच ही नहीं हो रहा है, मतलब रूट्स नहीं है, रूट्स रियल नहीं है, रूट्स इमेजिनरी है, यानी डी जो है वो नेगेटिव है। क्या आप सोच पाओगे स्टूडेंट्स कि इस केस में हमें मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा? एक बार सोचिए और मुझे बताइए सोचकर कि अगर मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा जो भी हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा गेस करके मुझे जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। क्या आपने सोचा कि जब आपका ए नेगेटिव होगा तो आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा? सोचो स्टूडेंट्स, इमेजिन करो इस बार जब हमारा ग्राफ इन्वर्टेड है, जब हमारा कर्व अपसाइड डाउन है, मतलब इस बार ये कर्व नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सर इसका मिनिमा, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो मिनिमा की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इस बार इसका जो मिनिमा होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब इस बार हम इसका मिनिमा फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, वो तो माइनस इन्फिनिटी है, मतलब फिगर आउट तो कर लिया बट वो बिल्कुल नीचे है, मतलब वो जाते ही चला जा रहा है। इस बार जो हम देख पाएंगे वो होगा इसका मैक्सिमा। आप देखो ये कर्व एक मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है और सेम वही सिमेट्रिकल वे में ले रहा है, आप देख पा रहे हैं वही सेम सिमेट्रिकल वे में इस बार हम देख पाएंगे इसका मैक्सिमा। और वही सेम बात अल्फा और बीटा के एग्जैक्ट बीच में, और अल्फा और बीटा के एग्जैक्ट बीच में कौन होता है? माइनस बी अपॉन टू ए। तो वही बात वापस वही पॉइंट माइनस बी अपॉन टू ए, जो एक्स की वैल्यू होगी वो वही होगी माइनस बी अपॉन टू ए, बट जैसे ही ए नेगेटिव हुआ तो सिनेरियो उल्टा हो गया कि माइनस बी अपॉन टू ए पर इस फंक्शन का आपको मिनिमा मिलेगा, सॉरी अब मैक्सिमा मिलेगा। जब ए आपका पॉजिटिव था तो इस फंक्शन का आपको मिनिमा मिला करता था। तो बड़ा आसान सा कंक्लूजन है क्लास। फाइनल अगर मैं वर्ड्स में कहूँ तो जो फाइनल कंक्लूजन होगा इस चीज़ का वही होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि एफ ऑफ एक्स अगर ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा आप कैसे सोचते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका मैक्सिमा और मिनिमा सोचने का तरीका है, दो बातों पर निर्भर करता है। डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ए आपका पॉजिटिव है तो क्या होगा और ए अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। सर ए अगर पॉजिटिव है तो पहली चीज़ एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमा जो होगा, एफ ऑफ एक्स का जो मैक्सिमा होगा सर वो इन्फिनिटी होगा, वो जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। लेकिन बिल्कुल सर एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमा होगा, जो एफ ऑफ एक्स का मिनिमा आप निकाल रहे थे सर, वो कहाँ होगा सर? वो होगा एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए पर। और आई होप ये आप निकाल सकते हैं। मतलब इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बनाना? माइनस बी अपॉन टू ए निकाल लो और वो वैल्यू एक्स की जगह रख दो, तो वो जो वैल्यू आएगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि कर्व कैसा होगा स्टूडेंट्स? कर्व ऐसा होगा, तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। आई होप आप सोच पा रहे हैं। दूसरी बात क्या स्टूडेंट्स? दूसरी बात ये कि जब ए नेगेटिव है तो फिर वही बातें, दो बातें क्या? इस बार पहली चीज़ तो आपको अब मिनिमा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कर्व कैसा होगा? कर्व अपसाइड डाउन होगा, तो ये चलता चला जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि सर इसका मिनिमा क्या होता, मतलब मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई मुझसे पूछता तो क्या होता, तो मैं कहता सर मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी होता, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन क्या इस बार मैं मैक्सिमम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो मैं वापस वही बात कहूँगा कि माइनस बी अपॉन टू ए सिमेट्रिकली एग्जैक्ट बीच में होता है, जहाँ पर इसका पीक आता है, क्योंकि ये पीक कहाँ है? माइनस बी अपॉन टू ए पर। तो मैं कहूँगा कि इसका जो पीक आएगा वो होगा माइनस बी अपॉन टू ए पर, यानी आप कहोगे एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए, और ये वो वैल्यू होगी जहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो क्या आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर है? ओवरऑल पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, माइनस बी अपॉन टू ए मैक्सिमम और मिनिमा देगा, डिपेंडिंग कि वो क्या है। आप तो सीधे बस ए देखो और माइनस बी अपॉन टू ए रखो, मैक्सिमम और मिनिमा निकल जाएगा। क्या आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हैं। चलिए, तो थोड़ी आई थिंक आपको रेंज क्लियर हुई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे सोची जाती है, और वही थॉट यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता था, राइट। अलॉन्ग विद दैट हमेशा ये अप्रोच याद रखिए कि आप परफेक्ट स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, उसको कन्वर्ट करके आपको ईजिली दिख जाएगा कि वो क्या होगा, है ना। तो ये तरीका तो आपके साथ हमेशा है, तो वो नहीं भी समझ आ रहा है तो ये तरीका है, और जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में वो समझाऊंगा कि ऐसा एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम आते हैं हमारे इस पार्ट पर, जहाँ पे आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज, सारे सेगमेंट, सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं। हालांकि ये तो भी इतना स्क्रीनशॉट है, अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो IIT JEE के नीचे भी आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और काफ़ी सारे सेक्शंस और सेगमेंट्स मिलेंगे। तो जैसे ही आप IIT JEE पर क्लिक करते हैं, अगर आप इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड आपको दिख जाएंगे इस सेक्शन में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप मैथ्स सेक्शन पे वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करते ही आपका पूरा मैथ्स का सेगमेंट ओपन हो जाएगा। जो भी चीज़ें मैथ्स के सेक्शन में आपको डिलीवर होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। एंड येस ऑफ कोर्स हम हमेशा से कहते आ रहे हैं दैट इट इज़ 100%
फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए, मतलब वी इंश्योर कि आपको क्वालिटी एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड हो। एंड ऑफ कोर्स जब यहाँ आप जाएंगे तो हर चैप्टर के प्रॉपर सारे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। इसी का सेम रेप्लिका आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, वहाँ भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, सारे लिंक्स हैं, सब कुछ वहाँ पर भी है। यहाँ पर भी जैसे ही आप इसे ड्रैग डाउन करेंगे, मतलब यहाँ पर जैसे ही इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर ओपन हो जाएगा, उसकी DPPs, उसके लेक्चर्स, DPPs के सोल्यूशन, PYQ, MCQ, हर चीज़ आपको यहाँ भी चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी। और जैसे ही किसी भी वीडियो पर आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो वही वीडियो यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, और उसे फुल स्क्रीन पर कर यहाँ भी आप उसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यही सारी चीज़ें यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हमेशा याद रखिए, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। और ये जो IIT-JEE का नीट का मॉड्यूल है, इसका चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT-JEE नीट। तो ज़रूर अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आप सच में काफ़ी कुछ एंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करते रहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल से अपडेटेड रहना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी लेक्चर्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो भी कोई अपडेट आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, वो सब कुछ आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैन यू बिलीव दिस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सोचिए, जहाँ भी जिसको भी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल, इन वीडियोस और इन सारी चीज़ों को शेयर करिए, ताकि वो भी इन सारी चीज़ों को अवेल कर पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग टुडे। थैंक यू सो मच।